हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास नंबर सेकंड है एसएससी घटना चक्र की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ में आपका यूपीपीसीएस के लिए, आरएएस के लिए, बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए और एमपीपीएससी के लिए, साथ ही साथ में ये आपकी एसएससी के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो छात्र चैनल पर नए हैं प्लीज़ वे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाइए। ओके, आप सभी छात्रों का जो है बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट कनेक्ट हो जाइए। चलिए देखिए आज की क्लास को, कल हमारी क्लास नंबर 1 आई थी, तो जो छात्र नए हैं जिन्होंने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है वो देखिए और बाकी देखिए आगे। देखो अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इसने वयस्क मताधिकार को जो है मताधिकार को 15 साल के लिए स्थगित करने की बात कही थी। ठीक है, अगला है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसका है? महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसे राजनीति में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जो कांग्रेस है इसे भंग कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स जो है एक पॉलिटिशियन है। ठीक है, देखो ये आज आपकी जो है क्लास नंबर क्या है? सेकंड है। ये पॉलिटी की क्लास नंबर आपकी सेकंड है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है भाई, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। जो संविधान सभा है वो तो कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था? भारत था। ठीक है, तो यह कथन किसका? ऑस्टिन का। यह कथन किसका? ऑस्टिन का है। ठीक है, तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका? ऑस्टिन का है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं हैं? 15 महिलाएं। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है आपका, संविधान पर विदेशी प्रभाव। भारत का जो संविधान है इस पर विदेशी प्रभाव क्या क्या है? ठीक है, यानी किस देश से क्या लिया है और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। ठीक है, याद रखना और इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो संविधान है वो सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, याद रखना। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान। तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, याद रखना। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से संबंधित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से संबंधित है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। भारत में क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है।
तो भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात पर भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली पाई जाती है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली होती है। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? भारत और यूएसए में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ यानी भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में समान रूप से जो लक्षण है वह है क्या? यानी भारतीय संविधान में और अमेरिका के संविधान में एक लक्षण बिल्कुल समान है, तो वो लक्षण आपको बताना कौन सा है। तो वो लक्षण है आपका संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ या उच्चतम न्यायालय, ठीक है। क्या है? देखो, भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान में एक समानता है, और वो समानता क्या है कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय यानी एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किसकी देन है? ऑस्ट्रेलिया की। यानी समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ पर आधारित है? आयरलैंड के संविधान पर। कहाँ पर आधारित है? आयरलैंड के संविधान पर, ठीक है, याद रखना। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे आयरिश गणतंत्र से। यानी राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा में प्रतिनिधित्व देने के लिए जो संकल्पना है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? आयरिश गणतंत्र यानी आयरलैंड से ली गई है। यानी राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को आर्टिकल 80 क्लोज 3 आर्टिकल 80 क्लोज 3 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो इस बात की संकल्पना जो है कहाँ से ली है? वो लिया आयरिश गणतंत्र से। कहाँ से लिया? आयरिश गणतंत्र से, ठीक है। चलिए, अगला है भाई, आपको मिलान बताना है, ठीक है। ये आपके संवैधानिक प्रावधान है और ये स्रोत है, यानी कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया है। देखो, मूल अधिकार कहाँ से लिया भाई? अमेरिका से। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद शासन की संसदीय प्रणाली ये आपकी यूके से ले रखी, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपात उपबंध यानी आपात व्यवस्था यानी आर्टिकल 352 की जो व्यवस्था वो कहाँ से ले रखी? जर्मनी के संविधान से। कहाँ से ली है? जर्मनी के संविधान से, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया भाई? आपके आयरलैंड से। कहाँ से ले रखे? आयरलैंड से। तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन, आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से ले रखे। कहाँ से ले रखे? आयरलैंड से ले रखे, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो, सारे क्वेश्चन आपके घटना चक्र के हैं, मतलब आपके जो है यूपी पीसीएस अदर स्टेट एग्जाम जो होते हैं उनमें आए हुए हैं। तो जो छात्र चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए, ठीक है, क्योंकि बाहर जो है बारिश का माहौल है। चलिए, नेक्स्ट है, ये भी आपका मिलान का। तो देखो, विधि का शासन कहाँ से ले रखा भाई हमने? इंग्लैंड से। विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ले रखी? जापान से। विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से ले रखा। कहाँ से ले रखा? कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची कहाँ से ले रखी? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान, केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से ले रखे। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से ले रखा हमने, ठीक है। एक बार और देखिए, देखो, इंग्लैंड से क्या ले रखा? विधि का शासन इंग्लैंड से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ले रखी। कनाडा से राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। तो यह व्यवस्था हमने कहाँ से ले रखी भाई? आपकी कनाडा से ले रखी। ऑस्ट्रेलिया से क्या ले रखा?
विस्तृत, उभयनिष्ठ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो समवर्ती सूची जो है हमने कहाँ से ले रखी, ऑस्ट्रेलिया से। ब्रिटिश संविधान से क्या ले रखा है, मंत्रिमंडल सरकार। और कनाडा के संविधान से केंद्र राज्य संबंध ले रखी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद कनाडा से क्या ले रखा, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, देखो भाई अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, रूस से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है रूस से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। भारत का कथन और कारण का, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। तो आपको पता ही होगा भारत का जो संविधान है दुनिया में सबसे लंबा और लिखित संविधान है, तो यह बात सही है बिल्कुल। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ठीक है, तो देखो ए आर दोनों सही है, मतलब भारत का जो संविधान है ये सबसे अधिक लंबा है। और मौलिक अधिकारों का अध्याय जो है अमेरिका संविधान के मॉडल्स पर आधारित है, वहाँ से लिया गया, ये भी बात सही है। लेकिन जो कारण है वो कथन ए का क्या है, इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। ठीक है, मतलब दोनों सही है लेकिन जो कारण है पहले वाला कथन का वो सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ग्रहण की गई है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हमने लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से माना जाता है। लिखित संविधान का जो प्रारंभ है वो कहाँ से माना जाता है, अमेरिका से माना जाता है। ठीक है, याद रखना। तो जो लिखित संविधान है उसका प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, अमेरिका से। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो अब हम कवर करेंगे संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। ठीक है, चलिए संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची। ओके, पहला, भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल है, मतलब अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल है, मतलब अनुच्छेद है। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद है कितने, 395। एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर दो। तो भारतीय संविधान में शुरुआत में 395 आर्टिकल थे। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान में कुल अनुसूची कितनी थी, 12 थी। कुल अनुसूची कितनी थी, 12 थी। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है कि सही क्वेश्चन क्या है, सही कथन क्या है। तो भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। यानी जो 9वीं अनुसूची है, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इन्हें कैसे जोड़ा गया, इन्हें जोड़ा गया भाई संविधान में संशोधन करके। और संविधान में संशोधन कौन से अधिनियम के द्वारा हुआ है, 368 के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। कितने भागों में किया गया है, 22 भागों में किया गया है। तो भारतीय संविधान को जो है 22 भागों में बांटा गया है। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, 22 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है, भाग 2 में, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो नागरिकता कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है, भाग 2 है। ठीक है, याद रखना। देखो अगला जो सवाल है आपका, ये यूपी पीसीएस में जो है मिलान में पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, नागरिकता आपको पता है भाग 2 में है। नागरिकता कौन से भाग में, संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं, राज्य संविधान के भाग 4 में आते हैं। तो नागरिकता का उल्लेख किस में है, भाग 2 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में, राज्य भाग 4 में। ठीक है, याद रखना। नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, राज्य भाग 4 में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपका जो है सही सुमेलित कीजिए, क्रम लगाइए, इंपॉर्टेंट है। सूची 1, पहला, नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में है। नए राज्यों का गठन आर्टिकल 3 में है। नागरिकता भाग 2 में है।
मौलिक अधिकार भाग 3 में है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, नागरिकता भाग 2 में, नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना आर्टिकल 323 क्लोज ए में है। ठीक है, एक बार और देख लो। देखो, नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में है, नागरिकता भाग 2 में आती है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना आर्टिकल 323 क्लोज ए में है। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, वह भाग 9। तो हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, वह कौन सा है? वह भाग 9। कौन सा भाग है भाई? भाग 9 है। तो हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, वह भाग 9 है। ठीक है, आगे है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, भाग 11 में और अध्याय 1 में। कहाँ किया गया है? भाग 11 में और अध्याय 1 में। देखो, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान की अनुसूची में वह अनुसूची जो राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, वो पहली अनुसूची है। तो पहली अनुसूची में हमें क्या मिलता है? जो पहली अनुसूची है उसमें हमें क्या मिलता है? उसमें हमें राज्यों के नाम मिलते हैं। ठीक है, और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा मिलता है। तो राज्यों के नाम और उनके क्षेत्राधिकार हमें पहली अनुसूची में मिलता है। ठीक है, चलिए, अगला है भाई, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। किससे है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। ठीक है, याद रखना। अगला है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए, वह कौन सी है? पहली अनुसूची। अगर भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है, अगर भारत में एक नया राज्य बनाना है, तो अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा। अगर भारत में एक नया स्टेट बनाना है, एक नया राज्य स्थापित करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा? अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अगला है, देखो ये आपका मिलान में क्वेश्चन था। ठीक है, अनुसूची और विषय। चतुर्थ अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। षष्ठ, जनजातीय क्षेत्र। देखो, चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। यानी जो चौथी अनुसूची है इसमें उल्लेख है कि कौन से राज्य में कितने स्थान दिए गए हैं। जो छठी अनुसूची है जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं में क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है। तो 9वीं भूमि सुधारों से संबंधित है। अष्टम यानी 8वीं भाषा से संबंधित है। षष्ठम जनजातीय क्षेत्र से। चतुर्थ राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आपका मिलान में था। ठीक है, ये आपकी सूची 1 है और सूची 2 है। तो सूची 1 में जो है सारी अनुसूची है, और सूची 2 में जो है उन अनुसूची में किस किस का उल्लेख है उनमें से एक एक दे रखा है। तो 7वीं अनुसूची में जो है क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण। जो 7वीं अनुसूची है इसमें क्या दिया गया है? विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है। यानी जो विधायक होता है या जो विधायक बनता है या एमपी बनता है, उसे जो शक्ति दी गई है उसका वितरण किस प्रकार होगा? ये किस में है? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 8वीं किससे है? भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियम का विधि मान्यकरण है। और 10वीं में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य कर देना। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित हो गया था। जो राज्य था वो भूमि सुधार अधिनियमों को
संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। और यह उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है समवर्ती सूची में? जो आर्थिक योजना है वो किस विषय का टॉपिक है? तो वो समवर्ती सूची का है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है? समवर्ती सूची है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है? समवर्ती सूची है। ठीक है, याद रखना। समवर्ती सूची का विषय क्या है? आपराधिक मामले। समवर्ती सूची का विषय आपराधिक मामले, यानी जो आपराधिक मामले है ये भी आपका समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, और आर्थिक योजना आपका जो है समवर्ती सूची में आता है। तो समवर्ती सूची इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत के संविधान की समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भी आते हैं। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण भी आता है और परिवार नियोजन भी आते हैं किसमें? समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची क्या होती है? वो सूची जिसके विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो यदि केंद्र और राज्य ने सेम टॉपिक पर कोई कानून बनाया, ठीक है, तो केंद्र सरकार का जो कानून होता है वो मान्य होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में क्या है? शिक्षा है। तो समवर्ती सूची में शिक्षा भी है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया 42वें संशोधन के द्वारा। जो 42वां संशोधन हुआ था ये 1976 में हुआ था। 42वां संशोधन 1976 में हुआ, सरदार सवर्ण सिंह की सिफारिश पर। ठीक है, याद रखना। ओके स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए वह कौन सी है? पहली अनुसूची। ठीक है, अगर एक नया राज्य बनाना हो तो पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आया है मिलान का। ये आपकी अनुसूची है और ये आपके विषय है। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। छठी में जनजातीय क्षेत्र है। अष्टम में भाषा है। नवम भूमि सुधार। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का उल्लेख है। छठी में जनजातीय क्षेत्र है। आठवीं में भाषा है और नवम में क्या है? भूमि सुधार है। क्या है? भूमि सुधार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट से शुमिल कीजिए। ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों के वितरण का उल्लेख है। 8वीं में क्या है? भाषाएं हैं। 8वीं में क्या है? भाषाएं हैं। ठीक है, और 9वीं अनुसूची में क्या है? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। क्या है? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर निहरता। ठीक है, तो 7वीं में विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता यानी अयोग्यता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राज्य भूमि सुधारों अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। ठीक है, तो राज्य भूमि सुधार जो अधिनियम है, जो राज्य भूमि सुधार अधिनियम है उन्हें 9वीं अनुसूची में डाला गया है। ठीक है, याद रखना। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना कौन सा आती है? समवर्ती सूची का विषय, ये मैंने आपको पहले बता दिया। रिपीट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना जो है समवर्ती सूची में आती है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय क्या है? आपराधिक मामले है। क्या है? आपराधिक मामले है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आते हैं। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में परिवार नियोजन, ठीक है, और शिक्षा भी आती है।
अगला है संवर्ती सूची में क्या आता है आपका, शिक्षा आता है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आता है। ठीक है, शिक्षा जो प्रारंभिक राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है सही सुमेल कीजिए विषय और सूची। तो 1 आपका संवर्ती सूची में आता है, डाकघर बचत बैंक आपका संज्ञा सूची में आता है, जन स्वास्थ्य आपका राज्य सूची में आता है। तो 1 आपका संवर्ती सूची में आता है, डाकघर आपका जो है संज्ञा सूची में आता है, जन स्वास्थ्य आपका राज्य सूची में आता है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक बार फिर बता रहा आपको, 1 आपका कहीं में आता है संवर्ती सूची में, डाकघर और बचत बैंक आपका कहीं में आता है संज्ञा सूची में, जन स्वास्थ्य आपका कहीं में आता है राज्य सूची में। ठीक है, याद रखना। अगला है ये आपका मिलान पूछ रखा था। तो केंद्र सूची में आपका जनगणना आती है, क्या आती है, केंद्रीय सूची में आपकी जनगणना आती है, राज्य सूची में आपका पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आती है, संवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आते हैं। याद रखना, देखो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपका संवर्ती सूची में आता है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आपका राज्य सूची में आता है, जनगणना आपका केंद्र सूची में आता है। ठीक है, याद रखना। तो राज्य सूची में आपका पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, केंद्र सूची में जनगणना, संवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आता है। ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय यानी केंद्र के अधीन जो होते हैं उसमें आपका अंतरिक्ष अनुसंधान आता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची, सप्तम अनुसूची। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन, देखिए भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, ये 10वीं अनुसूची है। तो भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून है वो 10वीं अनुसूची है। ठीक है, तो दल बदल कौन सी में है आपका, दल बदल विरोधी कानून कौन सी अनुसूची में है, 10वीं में है। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है बैंकिंग का, बीमे का और जनगणना का। ठीक है, तो संघ सूची में बैंकिंग, बीमा, जनगणना का उल्लेख होगा। ठीक है, 10वीं में क्या है आपका, दल बदल है, याद रखना। नेक्स्ट है भाई आपका वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है वो आपका रक्षा, विदेशिक मामले और रेलवे है। रक्षा, विदेशिक मामले और रेलवे। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में कितने, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है, रेलवे पुलिस का। ठीक है, देखो आपको पता है तीनों सूची जो है आपकी कहीं आती है 7वीं अनुसूची में। अब जो राज्य सूची का विषय है वो आपका रेलवे पुलिस है। तो रेलवे पुलिस यानी आरपीएफ जो है वो राज्य सूची का विषय इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस जो है ये आपकी राज्य सूची के विषय में आती है। ठीक है, नेक्स्ट वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची नंबर 3 में आता है। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd में आता है। तो आपको पता है तीनों सूचियाँ आपके 7वीं अनुसूची में आती है और इसमें जो सूची नंबर 3 है इसमें क्या आता है आपका दंड प्रक्रिया, और सूची नंबर 3 क्या होती है आपकी संवर्ती सूची। देखो ये आपकी सूची होती है, पहली आपकी कौन सी होती है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी क्या होती है संवर्ती सूची। ठीक है, याद रखना। अब ये जो सूची होती है आपकी ये कहीं आती है
ये सूची आपकी 7वीं अनुसूची में आती है। किस में आती है? 7वीं अनुसूची में, ठीक है, याद रखना। अब जो आपका दंड प्रक्रिया है, ये दंड प्रक्रिया आपकी कहीं में आती है? ये दंड प्रक्रिया आप कहते हैं समवर्ती सूची में। किस में आती है? समवर्ती सूची में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना। एक तो शादी, शादी विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची की कौन सी सूची में आती है भाई? तो सूची 3 मतलब समवर्ती सूची में। किस में आती है? सूची नंबर 3 मतलब समवर्ती सूची में आती है, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम। आप क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नहीं है वो क्लास को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो देखो, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में है। कौन सी में? 7वीं अनुसूची में, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए ओके स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में है। कौन सी में? 7वीं अनुसूची में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, भूमि सुधार खालिस्तान के विषयों के अंतर्गत आता है राज्य सूची के। तो आपको पता है जो भूमि सुधार होते हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और 9वीं अनुसूची में आते हैं। कौन सी? 9वीं अनुसूची में आती है, 9वीं अनुसूची में आते हैं, ठीक है, याद रखना। तो भूमि सुधार जो है आपका ये राज्य सूची का विषय है और ये 9वीं अनुसूची में आता है। कौन सी में आता है? 9वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध कौन सी अनुसूची में? 5वीं में। पर आवाज़ आओगी फिर इसमें। तो भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध कौन से उसमें है? 5वीं अनुसूची में। कौन सी में भी? 5वीं में, ठीक है, याद रखना। तो जो अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, और उनका जो प्रशासन है उसके नियंत्रण के लिए जो विशेष व्यवस्था वो अनुसूची 5 में है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वो है आपका मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो 5वीं जो अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण, यानी वो क्षेत्र जिसमें SC कैटेगरी ज़्यादा निवास करती है और पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, तो उनका जो शासन प्रशासन है उसका उल्लेख 5वीं अनुसूची में है। दूसरी तरफ भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है वह मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये जो आपका मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, इनके प्रशासन का और इनके नियंत्रण का, ठीक है, जो उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में? 6ठी अनुसूची में है। तो 6ठी अनुसूची में आपके 3 राज्य मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है, याद रखना। क्या बोला मैंने? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन और जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख 6ठी अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था है, ठीक है, याद रखना। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, ठीक है। देखो, अनुसूचित जाति जो है, जो अनुसूचित जाति है वो तो आपकी SC होगी और अनुसूचित जनजाति आपकी ST होती है। तो ये जो ST है आपकी, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब है आपकी, इनके हितों के संरक्षण और इनके प्रशासन के लिए जो व्यवस्थाएं है वो कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 5 में है। कौन सी में है? अनुसूची नंबर 5 में है और अनुसूची नंबर 6 में है। तो 5 और 6 जो है ST से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे चले। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था आर्टिकल 243 के अंतर्गत। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है आर्टिकल 243 के अंतर्गत। जो हमारी पंचायतें हैं उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है आर्टिकल किसके द्वारा? 243 के अंतर्गत, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है?
तो पंचायती राज है। संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज है, ठीक है, याद रखना। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज है, ठीक है। अनुज गेट बंद कर एक बार, ये बोतल पकड़ा देना। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर सकता है, जो कर लगाता है, देखो, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर मतलब टैक्स लगाता है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 117 में, ठीक है, आर्टिकल 117 में। तो अनुच्छेद 117 के द्वारा कोई भी विधेयक जो टैक्स से संबंधित है, वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बगैर हम उसे कहाँ नहीं रख सकते, उसे हम जो है विधायिका में नहीं रख सकते, यानी लोकसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखना। तो अगर टैक्स का कोई भी विधेयक है, एक ऐसा विधेयक जिसमें टैक्स की बात हो, टैक्स मतलब कर की बात हो, अगर ये विधेयक हमें लोकसभा में रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। इस बात का उल्लेख कहीं में है, आर्टिकल 117 में है। ओके, चलिए, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है आर्टिकल 117 में। देखो, जो हमारा वित्त विधेयक है, इसके बारे में विशेष व्यवस्था की गई है, किसमें, आर्टिकल 117 में। और वैसे वित्त विधेयक जो है आपका, ये आर्टिकल 109 से संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है आर्टिकल 312 में। अखिल भारतीय सेवाएं जो है उनका प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 312 में। तो भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 312 में। अखिल भारतीय सेवाओं का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 312 में है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो आपका मिलान पूछा गया है, ठीक है। देखो, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा, एसएससी घटना चक्र है और ये ऑल स्टेट पीसीएस का है, ठीक है। ये सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट इसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट होता है जो तैयारी करता है तो वो इसका रिवीजन जरूर करता है, ठीक है। चलिए, तो भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में, ये आपको पता है। आर्टिकल 39 में समान न्याय के लिए निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी आपको पता है। तो भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 में है। अनुच्छेद 39 में क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 में क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन, क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। तो ये सारे आर्टिकल आपको पता है, ठीक है। मैं फिर बता रहा, अनुच्छेद 324 में भारत का निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, समान न्याय और समान न्याय के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय के लिए निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A में है। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या पूछा है आपसे, आगे आपसे पूछा है सही सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 संविधान के अनुच्छेद और विषय। तो एक साइड में आपको अनुच्छेद रखे और एक साइड में किस विषय से संबंधित है या किस बात का उल्लेख जो है इनमें किया गया है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए, सही सुमेलित कीजिए, ठीक है, सूची 1 और सूची 2 संविधान के अनुच्छेद और विषय। देखो, अनुच्छेद 124 में क्या है, संज्ञा न्यायपालिका, यानी सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख आर्टिकल 124 में है, ठीक है। नागरिकता अनुच्छेद 5 में है, मैंने बताया था 5 से 11 है आपका नागरिकता, 124 से लेके 129 में आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। आकस्मिक प्रावधान यानी राष्ट्रीय इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है। विधायी शक्तियों का वितरण, जो विधायी शक्ति आपकी बांटी गई है केंद्र और राज्यों में, उसका उल्लेख किसमें, आर्टिकल 245 में, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ से आपको एक नया आर्टिकल कौन सा पता चला, तो वो आर्टिकल आपका 245, ठीक है, क्योंकि 124 आपको पता है संज्ञा न्यायपालिका है, अनुच्छेद 5 आपको पता है नागरिकता है, 352 आपको पता लग गया आकस्मिक प्रावधान है, अनुच्छेद 245 में क्या है, विधायी शक्तियों का वितरण, क्या है, विधायी शक्तियों का वितरण, ठीक है, याद रखना। चलिए शेष सम्मिलित कीजिए, ये आपकी सूची 1 है और ये सूची 2 है, ठीक है भाई। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता का अधिकार,
अनुच्छेद 14 में आपका समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 74 आपका क्या है? मंत्री परिषद है। और अनुच्छेद 368 आपका संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 में क्या है? संशोधन की प्रक्रिया। 74 में मंत्री परिषद। अनुच्छेद 36 में आपका नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 14 में आपका समानता का अधिकार है। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तो 14 में क्या है? समानता का अधिकार। 36 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। और 14 से 18 क्या? समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद है, तो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद है। ठीक है, 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। चलो आगे भी आपका जो क्वेश्चन पूछा गया बेटा वो मिलान में पूछा गया, वो देखिए क्या है। देखिए शेष सुमेल इस प्रकार है, सूची 1 और सूची 2। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, यानी नए राज्यों को शामिल करना आर्टिकल 2 में आता है। नए राज्यों को शामिल करना किस में आता है? आर्टिकल 2 में आता है। नए राज्यों को शामिल करना किस में आता है? आर्टिकल 2 में आता है। ठीक है, याद रखना। तो नए राज्यों को शामिल करना आर्टिकल 2 में आता है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 में आता है। तो नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार किस में है? 111 में है। देखो ये आर्टिकल आपको पता चला है नया, 111। तो राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 111 में है। किस में है? आर्टिकल 111 में है। ठीक है, याद रखना। तो राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार किस में है? आर्टिकल 111 में है। किस में है? आर्टिकल 111 में है। ठीक है, तो नए राज्य को शामिल करना आर्टिकल 2 में है। समानता का अधिकार 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आपका आर्टिकल 22 में है। किस में बेटा? 22 में। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, यानी कौन से अनुच्छेद के द्वारा भारत का राष्ट्रपति हमारे जो विधेयक होते हैं उन्हें अनुमति देता है, ये आर्टिकल 111 है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपका मिलान में पूछा गया है। देखिए क्या है। तो इस साइड में आपकी सूची 1 है, ये सूची 2 है। संविधान के अनुच्छेद और अंतर्वस्तु यानी किससे संबंधित है। ठीक है, देखो अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। ये आपको पता ही है कि आर्टिकल 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति है। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 में क्या है? मंत्री परिषद है, जबकि आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो पद है इसका उल्लेख आर्टिकल 75 में है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, तो 155 में क्या है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 75 प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति है। 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति है। ठीक है, याद रखना। देखो एक बार और रिवाज करा रहा गाली गाली आपकी। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति का उल्लेख होगा, याद रखना। तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति का उल्लेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला भी। देखो आपका क्या है? मिलान ही है। ठीक है, से सुमिलित कीजिए। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। तो आर्टिकल 323 क्लोज ए प्रशासनिक अधिकरण है। आर्टिकल 323 क्लोज ए में क्या है? प्रशासनिक अधिकरण है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। तो लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ये कौन सा आर्टिकल में? 330 में। लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
के सदस्यों के आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 330 में है। ठीक है, तो आर्टिकल 323 में क्या है? प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन है। अनुच्छेद 330 में क्या है? लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आरक्षण की व्यवस्था है। 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित मतलब SC और ST की जो सीट है इनका रिजर्वेशन है। ठीक है, क्योंकि हमारी लोकसभा का जो चुनाव होते हैं इनमें SC ST OBC, ठीक है, जर्नल, सारी सीटों का जो है रिजर्वेशन होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए, उसके बाद अगला है आपका, तो 330 हो गया। अनुच्छेद 320 में क्या है? लोक सेवा आयोगों के कार्य। जो लोक सेवा आयोग होते हैं जैसे आपका UPSC और ऑल स्टेट के जो सेवा आयोग है उनके कार्य है। वित्त आयोग 280 में है और वित्तापात आपका 360 में है। तो वित्तापात किस में है? 360 में। वित्त आयोग 280 में है। अनुच्छेद 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्य। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है 2-3 अनुच्छेद पता चले हैं। पहला आपको ये पता चला है अनुच्छेद 323 क्लोज A प्रशासनिक अधिकरण है। ठीक है, याद रखना। 324 में निर्वाचन आयोग है, ये आपको पता ही है। 330 में क्या है? जो हमारी लोकसभा होती है इसमें SC और ST जो होता है, SC और ST जो होता है, ठीक है, तो इनकी सीटों का रिजर्वेशन है। 320 में क्या है? लोक सेवा आयोगों के कार्य है। क्या है? लोक सेवा आयोगों के कार्य है। अगला वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला भी आपका देखो मिलान है। ठीक है, ये क्या है? आपका संस्थान है और ये अनुच्छेद है, यानी किस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो आपको पता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, CAG कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपका आर्टिकल 148 में आता है। ठीक है, याद रखना। तो कैग का उल्लेख आर्टिकल 148 में है। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग आपको पता ही है 315 में है। राज्य लोक सेवा आयोग भी आपका 315 में है। ठीक है, याद रखना। तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है 148 में आ गया। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में आ गया और राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा आर्टिकल 352 में आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद है से ही सुमेल इस प्रकार है। से ही सुमेल इस प्रकार है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 215 में क्या है? उच्च न्यायालय जो हमारा हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 के द्वारा होता है। तो 129 के द्वारा भारत का सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण यानी ट्रांसफ़र। तो 215 के द्वारा हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। 213 में क्या है? 222 में क्या है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण करना। ठीक है, याद रखना। तो 215 में जो है हाई कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय होना। 222 में किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है। 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, तो आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट की विशेष रिट जारी करने की क्या है? शक्ति है। विशेष रिट जारी करने की क्या है? शक्ति है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगला है अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, तो 226 के द्वारा जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है। 227 के द्वारा हाई कोर्ट जो है अपने राज्य में सभी छोटे न्यायालयों का निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, अधीक्षण कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला भी आपका मिलान है। तो सूची 1 सूची 2। तो आर्टिकल 76 में कौन है? भारत का मान्यवादी। आर्टिकल 76 में भारत का मान्यवादी होता है। आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो 76 में मान्यवादी, 131 में सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार होता है। तो अनुच्छेद 76 में क्या होता है? भारत का मान्यवादी होता है। अनुच्छेद 131 में क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है। क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, याद रखना। कार्य करने का अधिकार
आर्टिकल 41 में है। कार्य करने का अधिकार किस में? आर्टिकल 41 में है। तो कार्य करने का अधिकार किस में? आर्टिकल 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा किस में है? अच्छा देखो भाई, ये थोड़ा सा अलग है। कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 है, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति आर्टिकल 42 है, बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45 है। ठीक है, तो ये लाइनें इतनी बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा किस में आती है? आर्टिकल 45 में आती है। किस में आती है? आर्टिकल 45 में आती है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 42 और ये जो है आपका आर्टिकल 41 में आता है। तो कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 में है। ठीक है, अनुच्छेद 131 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है। 76 में क्या है? भारत का मान्यवादी है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, एक बार सभी लाइक कर दीजिए क्लास को। ठीक है, एक बार सभी छात्र जो है क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए। सही सुमेल इस प्रकार है। देखो इस बार आपको क्या दिया है? इस बार आपको संविधान का भाग दिया है और संविधान के भाग में क्या चीज़ है। ठीक है, तो भारत का संविधान भाग 9, तो पता है आपको भाग 9 में क्या? पंचायत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाग 9 में क्या है? पंचायत है। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। तो भाग 9 में पंचायत है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 4A मूल कर्तव्य है, भाग 9A में नगर पालिका। ठीक है, देखो भाग 9 में पंचायत है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 4A में क्या है? मूल कर्तव्य है। 4A में क्या है? मूल कर्तव्य है। और 9A में क्या है? नगर पालिका। तो नगर पालिका कौन से में है? भाग 9A में। ठीक है, चलिए एक बार और देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9 में क्या है? पंचायत है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 4A में मूल कर्तव्य है और 9A में नगर पालिका है। ठीक है, चलो उसके बाद फिर आपका मिलान पूछा गया है। तो पंचायत का उल्लेख कौन से भाग में? 9 में। नगर पालिकाएँ भाग 9 क में है, सहकारी समिति 9 ख में। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। देखो सारे ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है बल्कि। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिकाएँ भाग 9 क में है, सहकारी समितियां आपकी भाग 9 ख में है। ठीक है, चलिए। सही सुमेलन इस प्रकार है। संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, संविधान का भाग आपका कितना? 16। तो भाग 15 निर्वाचन है, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष व्यवस्था, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष व्यवस्था है। ठीक है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष व्यवस्था है। और संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है और भाग 18 आपात उपबंध से है। तो भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, भाग 17 में राजभाषा है, भाग 18 में आपात उपबंध है। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वह है उद्देशिका। ठीक है, क्या है? उद्देशिका। इसे भी आज ही कवर करते हैं हम। ठीक है, तो सभी छात्र जो है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जो छात्र नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो देख रहे हैं प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या करते? लाइक करते। ठीक है, लाइक कर दीजिए सभी एक बार। चलिए, तो अगला टॉपिक हम क्या कवर करेंगे इसी में? उद्देशिका। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, ये तो पूरी प्रस्तावना आ गई आपकी, और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और आत्मप्रत करते हैं। तो वो क्या था दिन आपका 26 नवंबर 1949। तो सीधा मतलब क्या है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था। ठीक है, याद रखना, भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो, इसीलिए हम 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाते हैं। अगला है, ओके स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 यानी भारतीय गणतंत्र को 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति जब संविधान लागू किया गया था तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये है। आगे देखो, संविधान ने हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है भारत तथा इंडिया के नाम से। किसके नाम से? भारत तथा इंडिया के नाम से। ठीक है, याद रखना, भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। ठीक है भाई, चलिए, तो संविधान में हमारे राष्ट्र का जो नाम है भारत तथा इंडिया, ये दो नाम मिलते हैं। भारत तथा इंडिया ये संविधान में नाम है। ठीक है, हिंदुस्तान जो है संविधान में नाम नहीं है। तो संविधान के हिसाब से भारत का जो नाम क्या है आपका, भारत तथा इंडिया। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम क्या है? पहला सार्वभौमिकता है, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। ठीक है, तो पहले सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक आता है। ठीक है, चलिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। तो 42वें संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, याद रखना, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़े गए थे। और जब 42वां संशोधन हुआ था ये सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। किस पर हुआ था? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए, 42वां संशोधन कब हुआ था बेटा? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, 44वां 1978 में हुआ था। ओके, चलिए, नेक्स्ट है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है कौन? संविधान की प्रस्तावना। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है कौन? संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। ठीक है, प्रस्तावना ये कहती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट, वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, क्या था? अखंडता। ठीक है, तो कौन कौन से जोड़े गए थे आपका? एक तो समाजवाद जोड़ा गया था, एक पंथ निरपेक्षता और एक अखंडता जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था वो क्या था आपका? अखंडता नहीं था। ठीक है, तो अखंडता को जो है 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है क्या? एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। ठीक है, याद रखना, तो जो हमारी प्रस्तावना है उसमें भारत को एक सार्वभौम देश बताया है, एक समाजवादी देश बताया है, ठीक है, एक धर्मनिरपेक्ष देश बताया है, एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र भी बताया है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, अगला क्या है कि संविधान के उद्देशिका के संबंध में सही कथन बताए क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो आपका पेपर में पूछा गया है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही कथन क्या है। ठीक है, तो पहला कथन भी आपका सही है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गोतवा उद्देशिका बना। कि पंडित नेहरू ने जो है एक ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा था जो बाद में चल के उद्देशिका बना। कब रखा था? 13 दिसंबर 1913 को, सॉरी 13 दिसंबर 1940 को, 13 दिसंबर 1940 को भाई। ठीक है, याद रखना, तो 13 दिसंबर 1940 को जो है नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा था जो बाद में चल के हमारी उद्देशिका बना। याद रखना, तो ठीक है, तो 9 दिसंबर 1940 को संवैधानिक पहली बैठक हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 को हुई थी जिसमें नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा जो बाद में चल के उद्देशिका बना। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है
इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। इसकी जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है, जस्टिकेबल नहीं है, यानी इसे जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बात भी सही है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था कब? 42वें संशोधन के द्वारा। कब किया गया था? 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। चलिए देखो, आज हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। हमने पेज नंबर 6 कवर कर लिया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और कितनी सारे टॉपिक कवर करे हैं। अगली जो क्लास आपकी 3 आएगी उसमें हम आगे देखेंगे। क्लास 3 में हम क्या देखेंगे? क्लास 3 में हम देखेंगे शासन प्रणाली, देखो ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कवर करेंगे? राष्ट्रीय प्रतीक कवर करेंगे, राज्य और संघराज्य क्षेत्र कवर करेंगे, जितना भी होगा आगे, ठीक है। तो ये आपका एसएससी घटना चक्र है, जो सारे क्वेश्चन आपके जो है ऑल पीसीएस यूपीएससी में आए हुए हैं, यूपी पीसीएस में आए हुए हैं, ठीक है, एमपी पीसीएस में आए हुए हैं, यानी ऑल स्टेट पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, इन सब में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आपका एक अच्छी तरीके से रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो जो छात्र नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक भी करें, और इस क्लास को जो है क्लास नंबर 2 हमारी है, ठीक है, इसे आप जो है लाइक करें ज़रूर, ठीक है। और इससे पहले हमारी क्लास नंबर 1 आ चुकी है, जिस स्टूडेंट ने वो नहीं देखी है कृपया उसको भी देखिए, ओके। और क्लास 3 देखने के लिए आप जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जिन छात्रों ने क्लास देखी है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।